दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इमिग्रेशन बिल 2021 के प्रमुख बिंदुओं और द हिंदू में छपे लेख एन इमिग्रेशन बिल दैट डज नॉट गो फार इनफ के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के राज व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। भारत जनसंख्या के मामले में भले ही दुनिया में दूसरे स्थान पर हो, लेकिन दुनिया भर में दूसरे देशों में पलायन करने वाले लोगों में भारतीय पहले स्थान पर काबिज हैं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत के 17.5 मिलियन प्रवासी विदेशों में रहते हैं। इन आंकड़ों के मद्देनजर ही भारत सरकार ने इमिग्रेशन बिल 2021 का ड्राफ्ट पब्लिक कमेंट के लिए पेश किया है। बिल की जरूरत भारतीय प्रवासियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए है। भारतीय प्रवासी वीजा से लेकर काम करने के दौरान आने वाली चुनौतियों और कार्यस्थल पर काम ना करने लायक परिस्थितियों का सामना करते हैं। ऐसे में सरकार का बिल भारतीय प्रवासियों के लिए उम्मीद साबित हो सकता है। आर्टिकल पर आगे बात करने से पहले हम 3 शब्दों एमिग्रेशन यानी उत्प्रवासन, इमिग्रेशन यानी अप्रवासन और माइग्रेशन यानी प्रवासन का अर्थ समझते हैं, क्योंकि आगे कहीं कहीं पर इन शब्दों का इस्तेमाल होगा। उत्प्रवासन से मतलब अपने देश से किसी दूसरे देश में जाने से है। उत्प्रवासन के पीछे का कारण जीवन की गुणवत्ता में सुधार और रोजगार का बेहतर अवसर है। वहीं इमिग्रेशन यानी अप्रवासन से मतलब किसी दूसरे देश में जाकर स्थायी तौर पर बसने से है। सरल शब्दों में कहें तो मान लीजिए जब कोई व्यक्ति भारत से यूएसए जाता है तो इसे इमिग्रेशन कहते हैं। यहाँ मकसद नौकरी या शिक्षा से होता है, जबकि इमिग्रेशन का मतलब यूएसए पहुँचने से है। जब वहाँ की सरकार दूसरे देशों से आने वाले लोगों की बात करेगी तो इमिग्रेशन शब्द का इस्तेमाल होगा, जबकि माइग्रेशन या प्रवासन दोनों ही परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। लोग कहीं से भी जाएं या कहीं पहुँचे, माइग्रेशन या प्रवासन का प्रयोग किया जाता है। आज के आर्टिकल में हम इमिग्रेशन बिल की बात कर रहे हैं। इसमें भारत से दूसरे देशों में प्रवास करने वाले लोगों के बारे में बात की गई है। सबसे पहले जानते हैं कि सरकार को यह बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी। वर्तमान में भारत में प्रवासियों के मुद्दे इमिग्रेशन एक्ट 1983 के तहत आते हैं। लंबे वक्त से प्रवासी श्रमिकों की स्थितियों के बारे में किए गए स्वतंत्र अध्ययन उनके साथ होने वाली गंभीर शोषणकारी प्रथाओं को रेखांकित करते रहे हैं। इनमें बड़े भर्ती शुल्क, अनुबंध प्रतिस्थापन, पासपोर्ट रिटेंशन, मजदूरी का कम भुगतान, रहने की खराब स्थितियां और दुर्व्यवहार आदि शामिल हैं। लेकिन 1983 का कानून वर्तमान में उत्प्रवास की इन चुनौतियों से निपटने में नाकाम रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के मद्देनजर ही सरकार ये बिल लेकर आई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बिल के कानून बन जाने पर उन श्रमिकों पर नकेल कसने में आसानी होगी जो गैर पंजीकृत मध्यस्थों के जरिए या पर्यटक वीजा से जुड़ी अनियमित व्यवस्था के जरिए प्रवास करते हैं। साथ ही दूसरे देशों में प्रवासियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का हल निकलेगा। आइए अब बिल के प्रमुख प्रावधानों और सीमाओं को देखते हैं, जिससे पता चल सके कि यह बिल भारतीय प्रवासियों के लिए कितना कारगर सिद्ध होगा। चलिए अब बिल के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बिल को नाम क्या दिया गया है। इसे इमिग्रेशन बिल 2021 के नाम से जाना जाएगा। बिल की रेंज की बात करें तो यह पूरे भारत समेत देश के बाहर रहने वाले भारतीयों पर भी लागू होगा। यह बिल इमिग्रेशन एक्ट 1983 को रिप्लेस करेगा। बिल में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पॉलिसी एंड प्लानिंग को गठित करने की बात की गई है, जो कि एक समय अंतराल पर असेसमेंट, इमिग्रेशन से जुड़े मुद्दे और इस बिल को लागू करने से जुड़े मामलों को देखेगा। इसके अलावा यह ब्यूरो देश के भीतर लेबर क्लस्टर की मैपिंग और कौशल अंतराल से जुड़े मुद्दों के लिए भी जिम्मेदार होगा। मानव संसाधन एजेंसियों की रेटिंग के लिए गाइडलाइंस बनाने का काम भी इस ब्यूरो के पास होगा। साथ ही प्रवासियों के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित सुझावों के लिए भी ब्यूरो को काम करना होगा।
प्रवासी मजदूरों में शामिल महिलाओं की जरूरतें और उनसे संबंधित मुद्दों के लिए भी कुछ कार्यक्रमों की योजना बनानी होगी। इसके एक अन्य काम के तौर पर रेमिटेंस के स्रोत और पैटर्न का विश्लेषण करना होगा। बिल के अन्य प्रावधानों की बात करें तो नए इमिग्रेशन पॉलिसी डिवीजन को गठित करने की बात की गई है। इसके अलावा प्रवासियों के लिए हेल्प डेस्क एंड वेलफेयर कमिटीज को गठित करने का प्रावधान किया गया है। बिल में मानव संसाधन एजेंसियों को प्रवासियों को विदेश जाने से पहले उनकी एक ब्रीफिंग करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही श्रमिकों की भर्ती में शामिल ब्रोकर्स और मध्यस्थों की जिम्मेदारी को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। भारतीय दूतावास अधिसूचना जारी करके एग्रीमेंट्स वेलफेयर कमेटी को गठित करेंगे। इसका मकसद भारतीय प्रवासियों की समस्याओं को सुलझाना होगा। कमेटी प्रवासियों का एक डिजिटल डाटाबेस तैयार करेगी। ऐसे ही प्रवासियों के लिए सहायता केंद्रों की भी चर्चा की गई है। इसके तहत एक 24x7 बहुभाषी हेल्पलाइन चलाई जाएगी। कोई भी व्यक्ति प्रवासियों के साथ धोखाधड़ी और अवैध प्रवासन में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। विधेयक में श्रमिकों द्वारा विधेयक के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर 10 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इन प्रावधानों के बावजूद बिल में कुछ कमियां हैं। आइए बिल की सीमाओं पर एक नजर डालते हैं। बिल में मानवाधिकार के फ्रेमवर्क की बात नहीं की गई है। इसमें प्रवासियों और उनके परिवारों के अधिकारों को लेकर चर्चा नहीं है। एक प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था में ऐसे फ्रेमवर्क की उम्मीद की जाती है। फिलीपींस जैसे देश अपने प्रवासी नागरिकों के योगदान को विशेष तौर पर मान्यता देते हैं। साथ ही अधिकारों और गरिमा को लेकर अलग से भी तवज्जो दी गई है। इसके अलावा बिल में मैन पावर एजेंसीज को श्रमिकों से सर्विस फीस लेने की अनुमति दी गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक मसलन ILO की प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज कन्वेंशन 181 और सामान्य सिद्धांतों के मुताबिक श्रमिक के बजाय एम्प्लॉयर को ये सारे भुगतान करने होते हैं। ILO और विश्व बैंक द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक भारतीय श्रमिक अत्यधिक महंगे वीजा, एयर ट्रैवल और रिक्रूटमेंट फीस का सामना करते हैं। दूसरे देश में जाने के लिए होने वाले इन महंगे खर्चों की बदौलत भारतीय श्रमिक एक तरह के ऋण जाल में फंस जाते हैं। इससे उबरने के लिए वे एम्प्लॉयर की मनमानी शर्तें मानते हैं, जो कि कई बार उन्हें बंधुआ मजदूरी जैसी स्थिति में पहुंचा देते हैं। बिल का एक अन्य प्रावधान है कि बिल के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर श्रमिकों से 50,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। अगर ये प्रावधान लागू होता है तो ऐसे श्रमिक जो बिना किसी रजिस्टर्ड एजेंसी के दूसरे देशों में गए हैं, यदि वे वहां जाकर अपने एम्प्लॉयर द्वारा किसी भी तरह के शोषण का सामना करते हैं या किसी अन्य समस्या में फंसते हैं, तो वे बिल के प्रावधानों के तहत खुद ही अपराधी की श्रेणी में खड़े होंगे। ऐसे मामलों में शायद वे मामले को रिपोर्ट भी न करें। इस तरह एक ऐसी व्यवस्था जो श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाई गई थी, उन्हीं के लिए चुनौतियां खड़ी कर देगी। बिल में महिलाओं से संबंधित मुद्दों को अलग से एड्रेस नहीं किया गया है। गौरतलब है कि महिलाओं के लिए पुरुषों के मुकाबले कम एजेंसीज काम करती हैं। साथ ही महिलाओं को असंगठित क्षेत्रों में अधिक नौकरी दी जाती है, जिससे उनके फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल अब्यूज की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा बिल में जिन कल्याणकारी निकायों के गठन की बात की गई है, उनमें श्रमिकों और सिविल सोसाइटीज का प्रतिनिधित्व सीमित है। इन चुनौतियों के मद्देनजर देखते हैं क्या हो आगे की राह। हर साल हजारों भारतीय देश की सीमाओं को पार करके जाते हैं। ऐसे में विदेश मंत्रालय को एक ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए, जिसमें भारतीय मजदूरों के योगदान, उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और प्रवासियों एवं उनके परिवार के मानवाधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा बिल को अभी पब्लिक डोमेन में रखा गया है। इसकी कुछ सीमाओं को रेखांकित करके बिल को भारतीय प्रवासियों के लिए और बेहतर बनाया जा सकता है। सरकार का विजन प्रवासियों को लेकर जितना बेहतर है, वह हकीकत के धरातल पर तभी आ सकेगा जब कानून को लागू करने वाली प्रशासनिक व्यवस्था उसे सही रूप में अंजाम देगी। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल।
इमिग्रेशन बिल 2021 के प्रमुख प्रावधानों और सीमाओं पर चर्चा कीजिए।